जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो का स्टडी करेंगे। दैट सूक्ष्म जीव, दोस्त और दुश्मन। आप अपने चारों ओर बहुत से प्लांट्स एंड एनिमल देखते होंगे, लेकिन हमारे चारों ओर ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसे हम अपनी आंखों से, सिर्फ आंखों से नहीं देख सकते। उसे देखने के लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप का जरूरत होता है, इसलिए इसे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में बरसात के दिन में आप देखते होंगे कि जो ब्रेड है वो जल्दी ही खराब हो जाता है, ओके, और उसके सरफेस पे ग्रेइश व्हाइट पैचेस आ जाते हैं, ग्रेइश व्हाइट धब्बे आ जाते हैं। इन धब्बों को आप मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे अगर वॉच करें, ऑब्जर्व करें, तो आप देखेंगे कि इसमें टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर है। बहुत ही सूक्ष्म काले गोल रंग का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ये स्ट्रक्चर क्या है और ये स्ट्रक्चर कहाँ से आते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जानने के लिए हम दो एक्टिविटी करेंगे। पहले एक्टिविटी में हमें ये करना है कि हमें कुछ गीली मिट्टी एक बीकर में ले लेना है, ठीक है। उसमें सम वाटर ऐड कर लेना है और वाटर ऐड करने, मिक्स करने के बाद, गीली मिट्टी और वाटर को मिक्स करने के बाद कुछ देर बाद देखेंगे कि जो मिट्टी है, सॉइल पार्टिकल्स है, वो सेटल डाउन हो गया, नीचे बैठ जाता है। तो फिर हम उस पानी के कुछ ड्रॉप को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है हमें, ठीक है। क्या आप देखते हैं? सेकंड एक्टिविटी में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पॉन्ड वाटर का लीजिए, उसे भी आप माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कीजिए। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? देखते हैं आप छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म मूव कर रहे हैं। दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट वाटर एंड सॉइल आर फुली ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म, है ना। वाटर और सॉइल में बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अब ये इसीलिए इसे हम लोग बहुत सूक्ष्म है, इसलिए इसे सूक्ष्म जीव कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं या माइक्रोब्स कहते हैं। ये वो इतने छोटे हैं, इसलिए इसे हम लोग खुली आंखों से, सिर्फ आंखों से नहीं देख सकते। देखने के लिए हम भी डिस्कशन किए हम लोग कि मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। ये ब्रेड पे जो फंगस लगता है, ये फंगस को तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख भी ले, लेकिन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। इसलिए हम इसे दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 ग्रुप में बांटा गया है। कौन कौन में? बैक्टीरिया में, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। 4 ग्रुप है, एक हुआ बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी, जो कि हम लोग फिगर में देखेंगे। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखेंगे फिगर 2.1 से लेकर 2.4 में, आगे हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग वायरसेस को समझते हैं। वायरस जो है वो भी माइक्रोस्कोपिक होता है, मीन्स वो भी काफी सूक्ष्म होते हैं, लेकिन ये अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं? क्यों? क्योंकि ये वायरसेस को रिप्रोड्यूस करने के लिए लिविंग सेल चाहिए। वो सेल किसी का भी हो, बैक्टीरिया का हो, प्लांट का हो या एनिमल का हो, उसे सेल चाहिए, तभी वो अपनी संख्या बढ़ाता है। कुछ वायरसेस को हम लोग फिगर 2.5 में वॉच करेंगे, देखेंगे। कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ, ठीक है, जैसे कि जुकाम हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, खांसी हो गया, ये कॉमन रोग है जो कि होता है वायरसेस से, ओके। सीरियस डिजीजेस में पोलियो, चिकन पॉक्स कुछ एग्जाम्पल है जो कि वायरसेस से होता है। इसके अलावा डिजीजेस लाइक डिसेंट्री और मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस होता है बैक्टीरिया से, ठीक है। कुछ हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में ऑलरेडी 6-7 में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग फिगर पे आए। ये देखिए स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, यहाँ पे सिर्फ बैक्टीरिया है दोनों फिगर में। स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है, राउंडेड शेप बैक्टीरिया, और भी बहुत सारे शेप बैक्टीरिया होते हैं, अलग अलग शेप होते हैं। अब देखिए एल्गी। एल्गी में ये है क्लेमेडोमोनास स्पाइरोगायरा, जो कि एल्गी है। इसी तरह प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम प्रोटोजोआ है। अब फंगी की बात आ गई। ब्रीड मोल्ड है, पेनिसिलियम है, एस्परगिलस है, ये जो है फंगी है। यहाँ पर वायरसेस का फिगर दिया हुआ है। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? ओके, कहाँ रहते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सिंगल सेल्ड भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, कुछ एल्गी और प्रोटोजोआ जो कि सिंगल सेल्ड है। इसी तरह मल्टी सेलुलर में बहुत सारे एल्गी आ गए, फंगी आ गए, ओके।
और ये जो है सभी तरह के एनवायरनमेंट में रह लेते हैं, चाहे वह कोल्ड से कोल्ड क्लाइमेट हो या हॉट स्प्रिंग हो, गर्म से गर्म झरने का एग्जांपल ले लीजिए, बहुत ठंडे क्लाइमेट का एग्जांपल ले लीजिए, मरुस्थल का एग्जांपल ले लीजिए, मार्शी लैंड्स दैट इज दलदल में, सभी जगह ये पाए जाते हैं। यहाँ तक कि वे एनिमल्स के बॉडी में भी पाए जाते हैं, ह्यूमन के बॉडी में पाए जाते हैं। सम ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, वाइल अदर जो होते हैं वो फ्री रहते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ बहुत बेनिफिशियल होते हैं, कुछ काफ़ी हार्मफुल होते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। हम लोग इसे डिटेल पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, बहुत पर्पस के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। यहाँ पे टॉपिक है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड के रूप में कैसे है इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर्ड बनाने में हेल्प करता है, ब्रेड में, केक बनाने में, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अल्कोहल बनाने में बहुत ही प्राचीन काल से ही यूज हो रहा है। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करता है। एग्जाम्पल में जो ऑर्गेनिक वेस्टेज हैं लाइक वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल स्पेसीज, ठीक है, ये सबको वो क्या करते हैं, वो हार्मलेस में चेंज कर देते हैं और यूजेबल सब्सटेंस बना देते हैं ताकि यूज हो सके उन लोग का, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं बैक्टीरिया, है ना। ये वेजिटेबल पिल्स को, एनिमल रिमेन्स को आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसी तरह ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये एग्रीकल्चर में बहुत यूज इनका है, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन में बहुत यूज है, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाते हैं ये, ओके, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। दैट इज ऑल वी गेट विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, ओके, कर्ड और ब्रेड कैसे हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में हम लोग भी स्टडी करेंगे। दही में आप देखिएगा कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओके। इसमें सबसे मेन होता है लैक्टोबैसिलस, जो कि दूध को दही में चेंज करता है। इसके अलावा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं चीज़ बनाने में, पिकल्स बनाने में, अदर फूड आइटम बनाने में यूज होते हैं। अब देखिए रवा इडली में हम लोग और भटूरा में यूज करते हैं दही। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि बिना इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, बिना इसके हेल्प का ही हम लोग फूड नहीं बना पाएंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बैक्टीरिया एंड ईस्ट आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर, ओके। राइस, इडली में, डोसा का बैटर बनाने में ये बैक्टीरिया ईस्ट यूज होता है। एक एक्टिविटी करना है कि ये ईस्ट जो है वो कैसे हेल्पफुल है हमारे फूड को बनाने में। जैसे कि इसमें क्या करना है, इसमें हाफ केजी फ्लोर ले लेना है, डेट इज आटा या मैदा ले लेना है, उसमें कुछ चीनी मिलाइए, फिर गर्म पानी उसमें मिलाइए, थोड़े से अमाउंट में ईस्ट पाउडर मिलाइए और फिर उसे गूँथ दीजिए। गूँथने के बाद अब 2 घंटे बाद वॉच कीजिएगा तो देखिएगा कि वो आटा जो है वो थोड़ा फूला हुआ, राइज हुआ देखिए रेज हो गया। यहाँ पे मैदा है, आटे भी है तो रेज्ड होंगे यहाँ पे और फूला फूला नजर आएगा। क्यों? देखिए कैसे ईस्ट जो है, उसमें जो ईस्ट पाउडर हम लोग मिलाया, वो ईस्ट जो है बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस कर गया, अपनी संख्या को बढ़ाया, और जब ये रेस्पिरेशन करते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और यही कार्बन डाइऑक्साइड का बबल्स जो है उस आटे को फुला देता है, उसके वॉल्यूम को बढ़ा देता है, ओके। इसी कारण हमें ये आटा फूला फूला नजर आता है, और यही वजह से हम लोग ईस्ट का यूज करते हैं बेकिंग इंडस्ट्रीज में फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स, ओके। कॉमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आजकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत लार्ज स्केल पे अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड बनाने में, प्रोडक्शन करने में यूज़ हो रहा है। जैसे कि ईस्ट से अल्कोहल एंड वाइन बनाए जाते हैं। ग्रेन लाइक बार्ली, वीट, राइस, फ्रूट जूस में जो कि नेचुरल शुगर पाया जाता है, उनमें ईस्ट की सहायता से अल्कोहल एंड वाइन बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिविटी 2.4 बताया गया। 2.4 में बताया गया है कि एक 500 मिलीलीटर का एक बीकर लीजिए और उसके 3/4 पार्ट को आप वाटर से
फिल कर दीजिए। फिर उसमें 2-3 चम्मच 2-3 टीस्पून 2-3 टीस्पून शुगर डालिए और आधे चम्मच ईस्ट पाउडर डालिए। फिर उसे ढककर 4-5 घंटे किसी गर्म जगह पर रख दीजिए और फिर उसके स्मेल को लीजिए। उसका स्मेल होगा अल्कोहल का, क्योंकि यहाँ पे शुगर जो है अल्कोहल में कन्वर्ट हो चुका है। This process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. ओके और ये फर्मेंटेशन जो है किन्होंने डेवलप किया था, किन्होंने इस प्रोसेस का जनक कौन है? लुईस पास्चर। ओके इन्होंने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन को कब? 1857 में। मेडिकल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेडिकल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैसे यूजेस है, ठीक है। जब हम लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें क्या देता है? एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल और इंजेक्शन लाइक पेनिसिलिन। ओके ये सब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है। ये सब जो मेडिसिन से कैसे बनता है, ये सब मेडिसिन का सोर्स कहाँ है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनका सोर्स। और ये मेडिसिन जो हैं वो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं, उनके ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। और ऐसे मेडिसिन को, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, ठीक है। आजकल जो है एंटीबायोटिक्स बहुत बनाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा काफ़ी मात्रा में बनाए जा रहे हैं, जो कि बैक्टीरिया एंड फंगी से बनते हैं। सम एग्जाम्पल लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन जो है एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक्स का, जो कि बैक्टीरिया एंड फंगी से बनाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ये एंटीबायोटिक्स जो है स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं। किसी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन होता है, लेकिन यही एंटीबायोटिक्स क्योर करता है वैरायटी ऑफ डिजीज़ को, बहुत सारे डिजीज़ को वो ठीक करता है। किसी एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंटीबायोटिक्स बनता तो है, लेकिन बहुत सारे डिजीज़ को ठीक करता है। ये एंटीबायोटिक्स जो है वो पशु पक्षी के खाने में भी मिलाया जाता है, ताकि उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो बीमारियां होती हैं उन्हें ना हो। इसके अलावा ये बहुत सारे प्लांट के डिजीज़ को भी ठीक करता है। अब एक बात हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें जो भी एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए वो किसी अच्छे डॉक्टर के एडवाइस से लेना चाहिए, ठीक है। और उसका कंप्लीट डोज लेना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। और जितना ज़रूरत हो हमें उतना ही लेना चाहिए, रॉन्ग डोजेस भी नहीं लेना चाहिए। अगर हम एंटीबायोटिक का रॉन्ग डोज ले लेंगे तो हो सकता है उसका कभी हमें फ्यूचर में, उस एंटीबायोटिक्स का फ्यूचर में कभी ज़रूरत हो तो वो हमारे बॉडी पर उतना इफेक्ट ना डाले। इसके अलावा अननेसेसरी भी हमें दवा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उसे वो किल कर देंगे, ठीक है। हाउएवर जबकि हम लोग को जो वायरसेस से जो डिजीज़ होते हैं लाइक कोल्ड, फ्लू, उसमें जो है एंटीबायोटिक्स इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं। वायरसेस से जो डिजीज़ हैं उनमें एंटीबायोटिक्स कोई अपना प्रभाव नहीं डालता है। वैक्सीन पढ़ने से पहले हम लोग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में जान लें। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो सडनली उन्होंने देखा कि उनके प्लेट में, मीन्स जो एक्सपेरिमेंट प्लेट में कुछ जो है ग्रीन मोल्ड्स, मीन्स स्पोर ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड्स उन्होंने देखा अपने प्लेट में, ठीक है। ये स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड मीन्स जब मोल्ड जो है रिप्रोडक्शन करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है तो स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा बढ़ाता है, ठीक है। तो उन्होंने प्लेट में देखा और इस मोल्ड के प्रेजेंस के कारण जो बैक्टीरिया का ग्रोथ था वो रुक गया था। इनफैक्ट बहुत से बैक्टीरिया किल हो गए थे। अरे यहीं से पेनिसिलिन का डिस्कवर्ड होगा, इस मोल्ड से पेनिसिलिन प्रिपेयर किया जाता था। अब हम लोग वैक्सीन पे आए। वैक्सीन, जब डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स हमारे बॉडी में इंटर करते हैं तो हमारा बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाता है ताकि इन आक्रमणकारी इन्वेडर से वो लड़ सके, ठीक है। ये माइक्रोब से लड़ सके, इसलिए हमारा बॉडी जो है एंटीबॉडीज़ तैयार करता है, ठीक है। अब ये एक बार जब माइक्रोब से वो लड़ लेता है तो हमेशा रिमेंबर, उसे याद हो जाता है कैसे लड़ना है हमें इनके अगेंस्ट, इन इन्वेडर के अगेंस्ट कैसे लड़ना है, इन डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब के अगेंस्ट कैसे लड़ना है। ये बॉडी को हमेशा के लिए रिमेंबर हो जाता है, याद कर लेता है, ठीक है।
इसीलिए ये जो मरे हुए और वीकेंड माइक्रोब्स होते हैं वे हमारे हेल्दी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, ताकि हमारा बॉडी जो है एक सूटेबल एंटीबॉडी तैयार कर ले। और ये सूटेबल एंटीबॉडी जब एक बार बॉडी में तैयार हो जाता है तो हमेशा बना रहता है, लाइफ लॉन्ग बना रहता है, और हमारा बॉडी लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्टेड रहता है उस माइक्रोब्स के अगेंस्ट। ठीक है, इसी बेसिस पे जो है वो वैक्सीन तैयार किया गया है। मीन्स वैक्सीन के द्वारा किसी बीमारी का मरा हुआ और वीकेंड माइक्रोब्स हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ताकि हमारा बॉडी एंटीबॉडीज तैयार कर ले और लाइफ लॉन्ग अपने आप को सेफ कर ले। ठीक है, इसी बेसिस पे जो है कुछ डिजीज़ वैक्सीनेशन के द्वारा वैक्सीन लगाकर प्रिवेंट किया जाता है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, कोलेरा, हेपेटाइटिस। ठीक है, एडवर्ड जेनर जो है स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन डिस्कवर किए थे 1798 में। अब आपके चाइल्डहुड में कौन कौन सा आपको वैक्सीन लगा है उसका चार्ट तैयार कीजिए, अपने पेरेंट्स से हेल्प लीजिए। सारे बच्चे को डिजीज़ के अगेंस्ट प्रिपेयर होना ज़रूरी है, प्रोटेक्ट होना ज़रूरी है। सभी हॉस्पिटल में वैक्सीन मौजूद रहता है। ठीक है, यहाँ तक कि आप लोग टीवी न्यूज़पेपर में बहुत से प्रोग्राम देखे होंगे कि पोलियो के अगेंस्ट कैसे हम लोग को बचा जा सकता है। किसके अंतर्गत? पल्स पोलियो अभियान, मीन्स पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंतर्गत पोलियो को हमेशा हटाने के लिए हमेशा आप लोग ऐड देखते होंगे। ठीक है, एक्चुअली क्या है पोलियो ड्रॉप? क्या है? ये एक वैक्सीन है। इसी तरह स्मॉल पॉक्स बहुत ज़्यादा पहले होता था, तो बहुत बड़ा अभियान चलाकर बहुत ज़्यादा इसके प्रति जागरूक होकर स्मॉल पॉक्स को हटाया गया, जिसके बदौलत वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट में स्मॉल पॉक्स बिल्कुल हट गया है। बिल्कुल कहिए कि इनकी संख्या बहुत काफ़ी कम हो गई है। अब आजकल जो ये वैक्सीन बहुत ज़्यादा बनाए जाने लगे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कुछ ज़्यादा ये वैक्सीन प्रिपेयर होने लगा है, ताकि हमारा ह्यूमन जो हो, एनिमल जो हो, डिजीज़ से, सेवरल डिजीज़ से बचे रहें। इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी को कैसे वो इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, सम बैक्टीरिया जो हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है वो फिक्स कर देते हैं। ठीक है, मीन्स ऐसे फॉर्म में, यूजेबल फॉर्म में ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि प्लांट उसे कंज्यूम कर सके, क्योंकि प्लांट जो है डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर पाता है। इसलिए वो सम बैक्टीरिया जो उन्हें फिक्स कर देते हैं, यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं और फिर वो प्लांट कंज्यूम करते हैं। इससे क्या होता है? नाइट्रोजन जो हमेशा इनरिच रहता है सॉइल में। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है, डेट इज ब्लू ग्रीन एल्गी का फिगर है। अब क्लीनिंग द इन्वायरमेंट को वह कैसे क्लीन करते हैं? बूझो और पहेली अपने गार्डनर को, स्कूल के गार्डनर को देखे कि वो कैसे मैन्योर प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके अलावा उनके दोस्तों ने भी देखा और सारे दोस्त और बूझो और पहेली अपने घर में आए और सारे वेस्टेज, प्लांट का वेस्टेज जो है, वेजिटेबल का, फ्रूट का, अपने हाउस के आसपास से कलेक्ट किए और उन्हें एक गड्ढे में डाले। कुछ दिन बाद देखिए कि वो डिस्पोजल होकर वो सारे जो है मैन्योर में कन्वर्ट हो चुका है। इस तरह से बूझो और पहेली और सभी बच्चे जान गए कि मैन्योर कैसे प्रिपेयर होता है। अब एक्टिविटी, आप लोग एक्टिविटी कीजिए। इस एक्टिविटी में क्या कीजिए? 2 पॉट लीजिए, उस पॉट में ए और बी मार्क कर दीजिए। एक में जो है प्लांट का वेस्टेज रखिए और दूसरे में पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लास, बॉटल्स मीन्स प्लास्टिक का बॉटल सब रखिए। फिर आप लोग क्या कीजिए? 3-4 वीक के लिए उन्हें छोड़ दीजिए, फिर वॉच कीजिए क्या होता है। आप देखिएगा कि डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ 2 पॉट्स? कोई डिफरेंस आपने पाया? आप देखेंगे कि जहाँ पर जो प्लांट वेस्टेज था वो डिकम्पोज हो गया है और डिकम्पोज होकर वो बन गया है मैन्योर में चेंज हो गया है, जबकि प्लास्टिक सेकंड वाले बी पार्ट वाले पॉट में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, जब मैन्योर जो इस तरह से माइक्रोब्स के द्वारा बनाया गया, माइक्रोब्स के द्वारा मैन्योर में कन्वर्ट किया गया, ये मैन्योर जो है प्लांट फिर से कंज्यूम करते हैं, अगेन कंज्यूम करते हैं। द न्यूट्रिएंट्स released in this process can be used by the plant again इनके द्वारा
कंज्यूम किया जाता है। लेकिन आप बी पॉट में क्या देखते हैं, बी पॉट में माइक्रोब्स भी उन्हें डिकम्पोज नहीं कर पाता है, प्लास्टिक और प्लास्टिक प्रोडक्ट को माइक्रोब्स भी डिकम्पोज नहीं कर पाता है। आप लोग बहुत हमेशा देखते होंगे कि प्लांट पार्ट, एनिमल पार्ट्स हमेशा ज़मीन में गिरे हुए रहते हैं, कुछ दिन बाद देखते हैं कि वो गायब हो जाते हैं। आखिर उन्हें क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज किए जाते हैं, है ना। डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्ट किए जाते हैं, डिकम्पोज किए जाते हैं और उसे सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं ताकि ये सब्सटेंस फिर से प्लांट के द्वारा कंज्यूम किया जा सके। Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean the environment। इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो स्मेली सब्सटेंसेस है, हार्मफुल सब्सटेंसेस है, उन्हें फिर से क्लीन कर दिया जाता है, यूजेबल फॉर्म में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बहुत वे में हार्मफुल है। सबसे ज़्यादा वो डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में। सच डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेन। ओके, इस तरह के जो डिजीज़ कॉज करते हैं उन डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैथोजेन कहते हैं। ठीक है, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस फूड को भी स्पॉइल कर देते हैं, क्लॉथ को भी, लेदर को भी। आइए इनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ें। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन में डिजीज़ जो कॉज करते हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ें। पैथोजेन जो हैं, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, हमारे बॉडी में कैसे इंटर करते हैं, ब्रेथ के द्वारा, वाटर के द्वारा, फूड के द्वारा। ओके, ठीक है, जब कोई भी सफ़र होते रहता है डिजीज़ से, ठीक है, और उनके कांटेक्ट में आते हैं तब भी हम लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं। इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आएंगे तो हम लोग में इन्फेक्शन आ जाएगा। ये माइक्रोबियल डिजीजेस जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में एयर द्वारा, वाटर द्वारा, फूड द्वारा, फिजिकल कांटेक्ट द्वारा जब आता है तो इसे ही हम लोग कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। ठीक है, microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable diseases। ऐसा diseases का example है cholera, common cold, chicken pox and tuberculosis। जब पर्सन सफ़र करते रहता है कॉमन कोल्ड से और वो जब छींकता है, ठीक है, तो बहुत से फाइन ड्रॉपलेट्स, मॉइस्चर का फाइन ड्रॉपलेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा वायरसेस कंटेन किए हुए रहते हैं, थाउजेंड्स ऑफ वायरस कंटेन किए रहते हैं और छींकने के दौरान वो बिल्कुल ही हवा में फैल जाते हैं। ठीक है, और जब हेल्दी पर्सन वो फिर से ब्रीथ करता है तो वे फिर इन्फेक्शन कॉज होता है उनमें। तो यहाँ पे बूझो बोल रहा है कि आखिर इन कम्युनिकेबल डिजीजेस से कैसे बचा जाए। तो पहेली बता रही कि हमें स्नीज करते समय, छींकते समय अपने मुंह को, नाक को ढक लेना चाहिए। इनफैक्ट वो इन्फेक्टेड पर्सन से हमें दूरी बनाए रखना चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। There are some insects and animals which act as a carrier of diseases causing microbes। ठीक है, एनिमल भी और इंसेक्ट भी ये कैरियर का काम करते हैं डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स का। जैसे कि हॉर्स फ्लाई है, हॉर्स फ्लाई क्या करते हैं, वो गंदगी पे बैठते हैं और ये जो पैथोजन है गंदगी से उनके बॉडी में चिपक जाता है। और यही जब हॉर्स फ्लाई हमारे खाना पे बैठते हैं, फूड पे बैठते हैं, ठीक है, तो पैथोजन आ जाएगा उसमें और हम लोग बिना ढके हुए खाने को कंज्यूम करेंगे तो फिर इस तरह हम लोग सिक हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। इसलिए डॉक्टर हमेशा हमें बोलता है कि हमें हमेशा खाना ढका हुआ खाना चाहिए, अनकवर्ड फूड आइटम को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अनदर एग्जांपल है कैरियर का, जो माइक्रोब्स को कैरी करते हैं, वो है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो फिगर में देखिए, ये क्या करते हैं, एक कैरियर होते हैं पैरासाइट ऑफ मलेरिया का कैरियर होते हैं। फीमेल एडिस मॉस्किटोज जो हैं वे कैरियर होते हैं डेंगू वायरस का कैरियर होते हैं। ठीक है, तो हमें कैसे इनके स्प्रेड को रोकना चाहिए, मलेरिया, डेंगू, ये सब का।
हमें क्या करना चाहिए, हम लोग जानते हैं कि सारे मॉस्किटो जो है वाटर में ब्रीड करते हैं, अपनी संख्या वाटर में बढ़ाते हैं, इसलिए हम लोग को कहीं भी वाटर को कलेक्ट होने नहीं देना चाहिए, चाहे वो कूलर हो, टायर हो, फ्लावर पॉट हो, सबका हमेशा ड्राई करते रहना चाहिए, पानी को बदलते रहना चाहिए, ठीक है। क्लीन रखना चाहिए अपने सराउंडिंग को, ताकि मॉस्किटो का ब्रीडिंग नहीं हो, कम से कम हो, बिल्कुल अवॉइड किया जाए। अब देखिए सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ह्यूमन डिजीजेज है यहाँ पर, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है उनका नाम है, कैसे ट्रांसफ़र होता है और क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए हम लोग को, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है, एयर के माध्यम से हमें ट्रांसफ़र होता है। मिजल्स है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है जो कि वायरस से होता है, वायरसेस से होता है। मिजल्स कैसे कांटेक्ट में आता, किससे कैसे फैलेगा हमारे बॉडी में, हेल्दी बॉडी में, एयर से। चिकन पॉक्स भी एयर के माध्यम से आएगा। पोलियो जो है एयर वाटर बोथ से आएगा। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, जिनको हुआ हो गया है, जो इन्फेक्टेड है, उनको बिल्कुल ही आइसोलेशन में रखना चाहिए, ठीक है। पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। सारे उनका यूज़ किया हुआ सामान उनके लिए स्पेसिफिक हो, उनका सामान कोई यूज़ ना करे, लाइक टॉवल वगैरह। वैक्सीनेशन होना चाहिए, सूटेबल एज में वैक्सीनेशन करना चाहिए। अब आ गई बात कॉलेरा एंड टाइफाइड, जो कि बैक्टीरिया से होता है, कैसे ट्रांसफ़र होगा, वाटर, फूड से कॉलेरा होगा, टाइफाइड जो होगा वाटर से होगा। इसमें भी पर्सनल हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे अच्छे हैबिट अपने आप में डेवलप करना चाहिए। प्रॉपरली कुक्ड फूड खाना चाहिए, बॉयल्ड वाटर पीना चाहिए, वैक्सीनेशन लेना चाहिए। हेपेटाइटिस ए है, डेट इज़ वायरस से होता है, वाटर से ट्रांसफ़र होता है। हम लोग को ड्रिंक बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। मलेरिया प्रोटोजोआ से होगा, ठीक है, और ये मॉस्किटो से फैलता है। मॉस्किटो नेट लगाएंगे, इंसेक्टिसाइड, रिपेलेंट्स सब सारे यूज़ करेंगे, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स को हम लोग उनको यूज़ करके ब्रीडिंग को मॉस्किटो नेट से, रिपेलेंट से सारे उनके ब्रीडिंग को रोकेंगे, ताकि वो फिर वाटर को कलेक्ट नहीं होने देंगे अपने सराउंडिंग में, ओके।